पढ़ेंगे वो वंश है मौर्य वंश, यानी मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे खास करके। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कब किया गया था? तो 322 ईसा पूर्व में किया गया था, और ये 184 ईसा पूर्व तक चला, है ना। और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। और इसके जानने के कौन कौन स्रोत हैं? तो इसके जानने के स्रोत है जो है ब्राह्मण साहित्य। वंश कौन साहित्य है? तो ब्राह्मण साहित्य, है ना, ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद और शास्त्र, और शास्त्र जिसको किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, उस प्रधानमंत्री भी थे, कौटिल्य विष्णुगुप्त, वो लिखे थे। उसके बाद पुराण, मुद्रा राक्षस, उसके बाद कथा सरित्सागर, महाभास, बृहत कथा मंजरी। बौद्ध ग्रंथों के दीपवंश में भी, है ना, दीपवंश में, महावंश में, दिव्यदान में और महावंश टीका, इन सारे किताबों में, बुकों में मौर्य वंश से जानकारी मिलती है। ये तो दीप वंश हो गया, क्लाबेस है, ठीक है ना। और महावंश में ये भी क्लाबेस है, दिव्यदान में, और इस सारे बुकों में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और परवर्ती मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में भी, है ना, जैन ग्रंथों में भी हमको जो है इसके बारे में पता चलता है। जैसे जैन ग्रंथों में कौन कौन ग्रंथ है? तो एक बात होता है कि परिशिष्ट पर्वन, है ना, परिशिष्ट पर्वन बुक है। उसके बाद कल्पसूत्र में, है ना, इसमें जो है जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है अभिलेख, जो है अशोक का अभिलेख है, रुद्रादामन, जो जूनागढ़ में है ना। प्रयाग प्रशस्ति में, पिपरावा लेख में और सौगौड़ा आदि लेख में भी जानकारी मिलती है। और पुराण में शिशुनाग वंश और नंद वंश की स्थापना के साथ आगे जो है शासकों में शूद्र राजा होने के बात कही गई है। किसमें? तो पुराणों में। और नंद वंश को पुराण में सर्वस्त्र या शूद्रा को बोधम बोला जाता है, या क्षत्रिय विनाशक, सर्वछत्रांतक और अधार्मिक कहते हैं। पुराणों की टीका में, विष्णु पुराण में टीकाकार श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश की पत्नी मूरा का पुत्र माना है। मस्त विष्णु पुराण में टीकाकार कौन है? श्रीधर। कौन है? तो श्रीधर जो स्वामी जो हैं, श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज की पत्नी, है ना, नंदराज की पत्नी, जो कि गलत है, ये सही नहीं है वैसे, नंदराज की पत्नी मूरा का पुत्र मानते हैं। कौन? तो श्रीधर, ठीक है ना, विष्णुगुप्त में। पुराण में भी चाणक्य संपूर्ण नंदों का विनाश कर चंद्रगुप्त को शासक बनाएगा, ऐसा लिखा हुआ है।
विशाखदत्त के मुद्रा नाटक जो है उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य और नंदों के संबंध को स्थापित किया गया है। इसे नंदराज का पुत्र बताया गया है। किसमें? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस बुक एक नाटक है जिसको कितने से लिखा है? तो विशाखदत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल या शूद्र जो है शब्द का प्रयुक्त किया गया है। और इसी में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हिमालय प्रदेश का राजा प्रवर्तक की सहायता से पाटलिपुत्र पंजाब विजय का वर्णन भी मिलता है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार घुंडीराज ने सर्वात सिद्धि नामक राजा की 2 पत्नियां सुनंदा और मूरा, जो क्षत्रिय और शूद्र, सुनंदा को नंदवंशों नौ नंदों और मूरा से चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पन्न होने की बात कही है। तो किस में? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार है, जिन्होंने टीका लिखा है मुद्रा राक्षस पर, है ना, कौन? तो या देखिए ढूंढीराज, है ना। एक मतलब बताया कि एक राजा थे सर्वार्थ सिद्धि या सिद्ध, कहेंगे कि दो रानियां थी, 2 पत्नियां थी। कौन? तो सुनंदा और मूरा। तो इस मूरा शूद्र कहा गया है, जबकि सुनंदा क्षत्रिय। तो मूरा से ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म उत्पन्न की बात कहा गया। जबकि सोमदेव और क्षेमेंद्र गुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना है। कौन कौन? तो सोमदेव, ये पूछ देता है कि किसने किसने क्या कहा है। तो सोमदेव और क्षेमेंद्र ने चंद्रगुप्त को क्या माना है? तो क्षत्रिय माना है। बौद्ध ग्रंथ अगर बात किया जाए बौद्ध ग्रंथ के, तो बौद्ध ग्रंथ के महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। क्षेमेंद्र और सोमनाथ ने क्षत्रिय बनाया, जबकि बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी क्षत्रिय बताया गया है। इसी के टीकाकार मौर्य नगर का राजकुमार बताया गया है। दिव्यदान में बिंदुसार को अशोक का स्पष्टतः क्षत्रिय माना है। दिव्यदान में बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा यानी पोता अशोक, दोनों को ही क्षत्रिय माना है। और इसकी जो महावंश टीका में इनकी माता को मौर्य नगर की रानी बताया गया है। और इसी में उल्लेख है कि जबकि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से पहली बार मिला है, वो राजकील, है ना, एक होता है खेल होता है ना, राजकीलम एक खेल होता है। कौन खेल का नाम है? तो देखिए बताते हैं। राजकीलम, ये पूछता है यार कि राजकीलम एक खेल खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य रास्ते में, वहाँ पहली बार जो है मिला है चाणक्य जो है मिला चंद्रगुप्त से, ठीक है ना। महावंश के टीका ठीक है। और विनय पिटक में मौर्यों को पिपली वन का शासक और क्षत्रिय वंशी बताया गया। विनय पिटक में भी, यानी कि विनय पिटक में मौर्य को पिपली वन, है ना, पिपली वन ये वह है, ठीक है ना। पिपली वन का शासक और क्षत्रिय वंशी बताया गया है। और जैन ग्रंथ जो है जैन ग्रंथ में की बात करें, है ना, जैन ग्रंथ, तो उसमें हेमचंद्र जो हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोस्को, है ना, मयूर पोस्को के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। किसमें? तो हेमचंद्र प्रविष्ट पर्वन के चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथ है, जिसमें मयूर पोषक के मोर पोसने वाले को पालने वाले के ग्राम के मुखिया की पुत्री बताया गया है। जबकि सर्वप्रथम
ग्रुनवेल्डेन महोदय ने मयूर को मौर्य वंशीय चिन्ह बताया। किसने मयूर को मौर्य वंशीय चिन्ह किसने बताया? तो उनका नाम है ग्रुवेंडेल ने सर्वप्रथम जो है क्या बताया है? तो उन्होंने बताया कि मयूर को जो है मौर्य वंशीय मौर्यों के चिन्ह बताया। मौर्य वंश का क्या कहा कि चिन्ह है ना, चिन्ह बताया। किसने? तो ग्रुनवेल्डेन ने, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। और इसमें जैन साहित्य में भी मौर्य को क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। क्षत्रिय सिद्ध करते हैं, है ना, जैन साहित्य में, ठीक है ना। जैन साहित्य में भी मौर्य को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। और विदेशी साहित्य में भी, है ना, विदेशी साहित्य बात किया जाए अगर, लिटरेचर इसे बोलते हैं, विदेशी साहित्य में जो है मेगास्थनीज, उसके बाद स्ट्रैबो ऐसा विदेशी है। जस्टिन, कौन? तो जस्टिन और कौन है? तो डियोडोरस, प्लिनी, है ना, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, ये सब विदेशी लोग हैं, है ना। इनके ग्रंथों में भी मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। जस्टिन, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, है ना, इन सब के ग्रंथों में, इन सब के लेखनों में, है ना, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन है। मेगास्थनीज क्या था? सेलूकस निग्रो का राजदूत था। क्या था ये? तो मेगास्थनीज जो था सेलूकस, है ना, सेलूकस का राजदूत था। क्या था? तो राजदूत था, है ना। और ये चंद्रगुप्त के दरबार में 302 से 299 यानी 3 साल तक रहा। ईसा पूर्व तक रहा। ये 99 है, ठीक है ना। बैक में चलता है, बीसी जो है बैक में चलता है, यानी कि 100 तो 99 यानी बैक में चलेगा। ओके, ये जो है बैक में चलता है। ये राजदूत था, ठीक है ना, सेलूकस का राजदूत था। चलिए अब चलते हैं। और उसने इंडिका लिखा। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इंडिका। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका ग्रंथ लिखा। और यदि मूल ग्रंथ अब प्राप्त नहीं है, किंतु इसके उदाहरण जो स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, प्लूटार्क, एरियन और जस्टिन के विवरण से प्राप्त होते हैं। और इन उदाहरण में मतलब 1846 में यानी 56 में प्रथम बार डॉक्टर स्वानवेक ने, है ना, संग्रहित और प्रकाशित किया था। और जबकि 1891 में
1891 में क्या हुआ था, तो 1891 में मैक्रिंडल ने जो है 1891 में क्या हुआ था, मैक्रिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है ना। लिखा कौन, तो इसका जो 1846 में डॉक्टर स्वानवेक ने इसको संग्रहित किया, प्रकाशित किया, जबकि 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इसके अंग्रेजी में अनुवाद किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का वर्णन इसमें, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का इसमें वर्णन वैसे नहीं था, ठीक है ना, बल्कि उसका नाम इसमें, इसका नाम क्या बताया गया था, तो सेंड्रोकोटस। क्या लिखा गया था उसमें, तो उसमें उसका नाम जो था वो सेंड्रोकोटस, इसमें उसका नाम क्या था, सेंड्रोकोटस। उसने सोने के खान का वर्णन किया और उसका स्थान जो है कश्मीर बताता है उस समय जो उसका था। और इस जहाँ जो है दराई जाति रहती थी, कौन जाति, तो दराई, ऐसे दराई, यहाँ पर दराई जाति जो है रहती थी उस समय, इसे मैंने बात किया है। भारत, इसमें जो है भारत में कितने जातियों का वर्णन किया है, तो 7 जातियों का, भारत में जो है 7 जातियों का वर्णन किया गया है ना, 7 जाति का वर्णन किया गया है इसमें। कौन कौन 7 जाति है, तो इसमें दार्शनिक से फिलोसफर बोलते हैं, दार्शनिक ऐसे, है ना। किसान पूछता है कितने जाति का वर्णन किया है, तो 7 जाति, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक और निरीक्षक, है ना, निरीक्षक। यहाँ लिख देते हैं आपको ऐसे, निरीक्षक, यानी 7 जातियों का वर्णन किया गया है इसमें। मतलब लिखा गया है कौन कौन सा जाति, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। फिर से हम 7 जाति आपको लिख देते हैं, कौन कौन इसमें है, तो दार्शनिक हो गया, किसान, अहीर, कारीगर, 4 हुआ, सैनिक 5 हो गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पर निरीक्षक, है ना, निरीक्षक और सभासद। ये 7 जातियों का वर्णन जो है किया गया था, ठीक है ना। किसमें, तो जो मैक्रिंडल ने जो है, जो बुक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था या 1846 में, और डॉक्टर स्वानवेक ने जो प्रकाशित किया चंद्रगुप्त के बारे में, उसमें 7 जातियों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इसमें लिखा गया कि भारतीय लेखन कला से अनभिज्ञ थे, भारतीय उससे पहले लिखना नहीं जानते थे, और इसके अनुसार भारत में दास प्रथा का अभाव था, यानी भारत में उस समय दास स्लेव सिस्टम जो है वो नहीं था। साथ ही भारत में अकाल नहीं पड़ता था, भारत में कभी भी अकाल जो है, कलामिटी जिसे बोलते हैं, वो नहीं पड़ता था। और भारत में सती प्रथा और पर्दा प्रथा भी नहीं था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा प्रथा तो मुस्लिमों के आने के बाद से शुरू हुआ है, और उस समय जो मुस्लिम मतलब लोग ऑफिसर या जिसको पसंद आता था, कोई भी हिंदू लड़की उठा लेते, शादी कर देते थे, उसका रेप करते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग जल्दी शादी करना शुरू कर देते थे, और क्योंकि वो लोग शादीशुदा औरतों को नहीं ऐसा करते थे, तो और मुँह ढकना भी उसी लिए शुरू हुआ, जल्दी शादी करना भी शुरू हुआ, ऐसा इतिहास में वर्णन है। ओके, तो उस समय नहीं था। स्ट्रैबो जो है कहा है, स्ट्रैबो ने क्या कहा है, तो
है ना, स्ट्रैबो ने कहा है कि मेगास्थनी जो है झूठा अविश्वसनीय बताया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की पुत्री का मध्य विवाह संबंध की बात कही, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना जो थी उससे हुआ था, वैवाहिक संबंध हुआ था। सर्वप्रथम विलियम जोन्स महोदय ने, सर्वप्रथम कौन, तो विलियम जोन्स, सर्वप्रथम विलियम जोन्स महोदय ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की, चंद्रगुप्त मौर्य से की। उन्होंने कहा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा, किसने, तो विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा। स्ट्रैबो ने मिस्री शासक इंटिलेडिक्स द्वारा बिंदुसार के दरबार में, यानी स्ट्रैबो ने कहा कि मिस्र के शासक जो था उसने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। कौन, तो मिस्र के शासक, है ना, मिस्र के शासक ने बिंदुसार के दरबार में यानी कोर्ट में, है ना, दरबार में क्या, किसको भेजा, तो डायमेकस नामक राजदूत। डायमेकस नामक राजदूत कहाँ का था, किसका था, तो मिस्र का राजा ने भेजा था। और इसी तरह प्लूटार्क ने सिकंदर और चंद्रगुप्त के मिलने का वर्णन किया है। प्लूटार्क ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने का वर्णन किया है। किसने किया है, तो प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने क्या बताया है कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मिला। और जस्टिन ने क्या कहा है, तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो इसने कहा है हम्बल ओरिजिन। क्या कहा है, हम्बल ओरिजिन। कौन कहा है, तो जस्टिन ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को कि ये हम्बल ओरिजिन था। और पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेख में जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और आहत के सिक्के जो मिले हैं जूनागढ़ लेख में, गिरनार लेख में भी, है ना, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पहली बार मिला है। भारतीय अभिलेख में साथ साथ आया है, कहाँ, तो जूनागढ़ लेख में। जूनागढ़ लेख में, है ना, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है साथ साथ आया है, ठीक है ना, पहली बार। और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण और पुनर्निर्माण के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का उल्लेख मिला है। सुदर्शन झील जो है उसके निर्माण और पुनर्निर्माण में चंद्रगुप्त, अशोक और रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का जो है वो नाम आया है। अब बात मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने 322 से 98 ईस्वी तक, माने चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राजारोहण कब हुआ, यानी ये राजा कब बना, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो है वो 322 ईसा पूर्व में हुआ। ओके। अब और जिसका प्रमाण सिकंदर की मृत्यु के बाद, मतलब जिसके सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 में ईसा पूर्व में, सेनापतियों ने बेबीलोन की संधि में जो है विजित भारतीय प्रदेशों का उल्लेख किया है। और इस समय भारत के यूनानी प्रभुत्व की समाप्ति हुई, माना जाता है कि यूनान का प्रभुत्व भारत पर समाप्त हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, नियार्कस ने सेंड्रोकोटस
और जबकि एपियंस और प्लूटार्क ने सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने जो है सेंड्रोकोटस और नियार्कस ने सेंड्रोकोप्टस कहा है और इपियार्च ने, प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। इपियार्च और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है ना। और बौद्ध ग्रंथों में मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को प्रियदर्शन कहा गया है। मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को ये है ना, ये द है, पियादर्शन जो है कहा गया है, पियादर्शन मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ठीक है ना। और एपियंस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। ओके। मुद्रा राक्षस में इसे वृषल भी कहा गया है और चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नायक कहा गया है या हीरो कहा गया है। प्रथम नायक या हीरो कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किस कारण कहा गया है? क्योंकि यूनानियों के दास्ता से मुक्ति, यानी यूनानियों का जो भारत पर कंट्रोल था उससे मुक्ति दिलाया, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के मुक्तिदाता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भारत के मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ओके। चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम मुलाकात विंध्य क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में उस समय हुई जब चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम खेल खेल रहा था। चाणक्य ने इसे एक शिकारी से, कौन खेल खेलते समय? तो प्रथम उनका कहाँ हुई? यह तो विंध्याचल में। ओके। विंध्याचल क्षेत्र में जो है ना, विंध्याचल क्षेत्र में हुई, उस समय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था? तो राजकीलम खेल होता है। एक खेल खेलते हुए पहली बार यहाँ पर चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, कौटिल्य ने इसको देखा और एक शिकारी से 1000 करासन मैंने पैसा, उस समय करासन जो भी है वो देकर खरीद लिया। 1000 करासन देकर खरीद लिया। या एक रुपये किस लिए ऐसे करापन प और न है। ठीक है ना। करसापन, एक करसापन देकर खरीद लिया। 1000 करसा। विंध्याचल क्षेत्र में राजकीलम खेल खेलते हुए शिकारी से जब देखा तो एक शिकारी से उसने क्या किया? 1000 करसापन देकर खरीद लिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत के रोकने की बात कही है। कौन? तो प्लूटार्क ने, है ना। प्लूटार्क ने कहा है, प्लूटार्क ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। प्लूटार्क ने ऐसा कहा। वही जस्टिन ने इसकी सेना, डाकुओं की सेना कहा। जस्टिन ने क्या कहा? जस्टिन ने क्या कहा? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य सेना को क्या कहा? डाकुओं की सेना।
ये सब पूछता है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने डाकुओं की सेना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा? डाकुओं की सेना कहा। किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। और कहता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत जो है अपनी गर्दन की दास्ता का जुआ होता है बैल के, अब बैल तो कम ही दिखते हैं, बैल के दोनों मतलब जो कंधे पर रखा लकड़ी का होता है, और टायर चलाने में भी और कह सकते हैं उससे पालो बोलते हैं, ठीक है ना, पालो भी बोलते हैं। तो इस समय जो है वो कहा कि उतार फेंक दिया, जुआ की दास्ता, गुलामी की दास्ता जो है उतार फेंकता है। ओके। और इस स्वतंत्रता के जन्मदाता को किसको कहा जाता है? सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। और इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर से मिलने का वर्णन किया। किसने? तो जस्टिन ने, ठीक है ना। जस्टिन ने कहा सेंड्रोकोटस जो है स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मिलने का भी वर्णन किया सिकंदर से, और कहा था सिकंदर जो है, सिकंदर से इतना नाराज हो गया था कि उसको मृत्यु, कौन? सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से इतना नाराज हो गया था, ऐसा लिखा जाता है कि उसको मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य अब जान बचाकर वापस आया तो उसने कौटिल्य ने प्रसन्न होकर कहा कि एक राजा में शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। कौटिल्य ने क्या कहा? जब जान बचाकर भाग के आया तो कौटिल्य ने कहा कि एक राजा में क्या होना चाहिए? तो एक राजा में जो है शेर की दहाड़ और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेना ने प्रथम बार मगध पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने प्रथम बार कहाँ आक्रमण किया? तो मगध पर, है ना, मगध पर आक्रमण किया प्रथम बार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना। और जिसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि, है ना, महाबोधि वंश से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार मगध पर आक्रमण किया, और जिसकी पुष्टि किससे होती है? बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में एक लड़के द्वारा एक गर्म रोटी के बीच हाथ डालने व जलाने की प्रथम दृष्टता, यानी प्रथम दृष्टि जो इसी तरह हेमचंद्र ने भी परिशिष्ट पर्व में एक लड़के द्वारा गर्म खीर में हाथ डालने की घटना, मतलब इस तरह का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, कि एक लड़के द्वारा गर्म रोटी को जो है बीच में हाथ डालने से क्या होता है? हाथ जल जाता है। वैसे ही कहा हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व में कहा है कि लड़के द्वारा गर्म खीर में हाथ डालने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम विजय क्रम में हिमालय प्रदेश के प्रवर्तक की सहायता से पंजाब को जीता। उसके बाद किसको जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो पंजाब को जीता। और उसके बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया। इसके बाद प्रवर्तक की सहायता से इसने मगध पर आक्रमण किया, और युद्ध में मगध के सेनापति भद्रसाल पराजित हुआ। मगध का सेनापति कौन था? तो मगध का सेनापति कौन था? तो मगध का सेनापति जो था वो था भद्रसाल, याद रखिएगा, ददर संयुक्त और साल, भद्रसाल। मगध सेनापति कौन था? तो भद्रसाल। तो पराजित हुआ, और इस युद्ध में अत्यधिक भीषण हुआ, और जिसकी पुष्टि जो है बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन हो। इसकी पुष्टि कहाँ से होता है? तो बौद्ध ग्रंथ के मिलिंद, ऐसे मिलिंद पन, अच्छा फिर से हम लिख देते हैं। इसकी पुष्टि भद्रसाल जो पराजित हुआ उसकी पुष्टि किससे मिलते? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प न, आधा नहीं है, मिलिंद पन्हो से होती है, मिलिंद पन्हो, है ना। और नंदों के पराजय की घटना का उल्लेख विशाख दत्त के नंद पराजित हुए, इसका उल्लेख, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस बुक से होती है, नाटक है, ठीक है ना, पहले बता चुके हैं। विशाख दत्त क्या कौन सा नाटक लिखा है? तो मुद्रा राक्षस, उसमें किया गया है। और फिर 305 ईस्वी पूर्व में 305 ईसा पूर्व में है ना, सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकोटर, कौन?
तो सेलुकस निकोटर, सेलुकस निकोटर या निकेटर कर दीजिए, निकेटर भी लिखा जाता है। निकेटर वो भारत पर आक्रमण कर दिया। ये भी सोच रहा था कि हम भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने का इसको भी शौक था, तो आया, तो इस बार इसको चंद्रगुप्त मौर्य से सामना हुआ, है ना। और एपियन के अनुसार सिंधु नदी के पार सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध हुआ। कहाँ? तो सिंधु नदी के पार, यानी इंडस रिवर के पार या बैंक पर, और चंद्रगुप्त मौर्य विजय हुआ। इसके पश्चात जो है दोनों में संधि हो गया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हरा दिया सेलुकस निकोटर को, सिकंदर का सेनापति था। तो इसमें जो है संधि जब हुआ तो उसके पश्चात दोनों के प्रधान से चंद्रगुप्त ने, है ना, चंद्रगुप्त ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब यहाँ मौर्य ने 500 हाथी, है ना, 500 हाथी दिए सेलुकस निकोटर को, जबकि उसके बदले में सेलुकस ने 4 प्रांत यानी प्रांत यानी राज्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। कौन कौन राज्य थे? तो एरियन, है ना, ये राज्य कौन कौन थे? तो ये थे एरियन, है ना, या एरिया भी कहा था, एरिया ही रख दीजिए आप, एरिया, एरिया। और क्या? एरिया के बाद जो है इसको, जिसको हेरात, एरिया को ही हेरात कहते हैं, हेरात, ठीक है। उसके बाद अराकोसिया, इसे कंधार, कंधार भी कहते हैं, कंधार, कंधारी लिख देते हैं, अराकोसिया भी इसी कहते हैं, कंधार, है ना। मकरान, मकरान, ये तीसरा स्टेट हो गया, प्रांत हो गया। मकरान को ही जेड्रोसिया भी कहते हैं। और काबुल, 4 प्रांत, कंधार, काबुल, मकरान और एरिया या हेरात जो है वो प्राप्त हुए। और सेलुकस की पत्नी जो हेलेना थी, पुत्री यानी डाउटर, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया। काबुल को पेरोपोनेसिडाई बोलते हैं, पेरोपेनिसेडाई, काबुल को ही पेरोपेनिसेडाई भी बोलते हैं। और एरिया हेरात और अराकोसिया को कंधार, जेड्रोसिया को मकरान तट, और काबुल तो बता ही दिया। सेलुकस ने अपनी पुत्री, सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी किससे कर दिया? तो यानी विवाह, हेलेना के विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। यानी बिहार का सर, मतलब पहला देखे उतना पुराने में, मतलब इसका साक्ष्य भी हमके पास मौजूद है। विदेश में शादी चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ? चंद्रगुप्त में पहला सम्राट भी कहा जाता है, बता दिए, मुक्तिदाता भी कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय इतिहास का ये प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय शादी था। भारत के इतिहास में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से हुआ, विवाह जो चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया, ठीक है ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी थी ये। चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में विजय की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से होती है, जो एक, ठीक है ना, जो किससे होती जानकारी इसके? तो गिरनार, इसकी जानकारी किससे मिलती है हमको? चंद्रगुप्त मौर्य के वेस्ट इंडिया के जो जीत है उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से, गिरनार अभिलेख से होती है, जो कि 150 ईस्वी की है, लिखी हुई है, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र विजय और यहाँ के पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था। और पुष्यगुप्त का द्वारा जो है, पुष्यगुप्त के द्वारा ही, है ना, ये पुष्यगुप्त के द्वारा
क्या कराया गया? ये है पुष्यगुप्त के द्वारा जो है सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। ठीक है ना, चर्चा मिलती है इसमें। और इसी प्रकार सौराष्ट्र के दक्षिण में, कहाँ? तो सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपरा है ना, सोपरा आधुनिक जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। सोपरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो थाने जिला है वहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख यहाँ तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार पूछे थे, यानी महाराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य था। अशोक ने यहाँ लेकिन अशोक ने यहाँ महाराष्ट्र तक विजय प्राप्त नहीं किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कौन जैन धर्म मानने वाला था? गुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म मानने वाला था, जैन धर्म। और ये भद्रबाहु के साथ है ना, मौर्य धर्म में दीक्षा, इसके प्रभाचंद्र मिलता है। और इस बात की पुष्टि चंद्रगिरी पर्वत है, एक पर्वत है चंद्रगिरी पर्वत शिलालेख से होती है। हेमचंद्र परिशिष्ट में भी लिखा हुआ है। प्रारंभ में मिथ्या धर्म की बहुत सारे धर्म के यहाँ पर संरक्षक मतलब कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मण धर्म के प्रति जो है सहिष्णु था, और जो भी धर्म मानता था सहिष्णु मतलब टॉलरेंस। और अंत में जो है वह जैन मतोलंबी ही रहा। और इसके शासनकाल के अंत में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। और हरिसेन कृत जो है बृहद कथा मंजरी और के भद्रबाहु और कथानम में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षीय दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त में जैन धर्म ग्रहण करने और दक्षिण में जाकर तप करने लगा था। दक्षिण में यानी कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में है जो है जो मैसूर श्रावण बेलगोला में श्रवण बेलगोला दक्षिण कर्नाटक में है। अभी मैसूर में अगर आधुनिक जो है मैसूर के चंद्रगिरी पहाड़ भी कहाँ है? तो दक्षिण में ही है, कर्नाटक में। चंद्रगिरी पर्वत जो है पहाड़ी पर जो है सलेखना विधि से लगा संयुक्त सलेखना विधि से यानी उपास। सलेखना विधि क्या होता है? उपास करके जो है अपना जान को त्याग देना, यानी खाना कम करते करते जान त्याग देना, के प्राण त्यागने की घटना है। श्रावण बेलगोला में चंद्रबेत और इंद्रबेत पहाड़ियों के बीच स्थित है। और जहाँ पर जो है रचमल के मंत्री चामुंडराय ने 983 ईस्वी में गोमतेश्वर यानी बाहुबली के 55 फीट जो है यानी 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। श्रावण बेलगोला के प्रति वर्ष जो है प्रति 12वें वर्ष में महामस्तकभेश नामक जो अनुष्ठान किया जाता है। और यहीं पर चंद्रबस्ती मंदिर है, जिस पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन सा मंदिर है यहाँ पर? चंद्रबस्ती है ना, मंदिर है जिस पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के 90 दृश्य से संबंधित जो है 90 यहाँ दृश्य जो है अंकित है। चंद्रबस्ती मंदिर है, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो है यहाँ पर ये है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद मेगास्थनी ने वर्णन किया है, उसकी तुलना जो है सूसा और एक बतना के राजप्रसाद से की है ना। और बाद में इसका वर्णन जो है एरियन ने किया। मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को है सुगाडंग कहा गया है। और इस राजप्रसाद यानी महल जो है बिल्डिंग दोनों ओर जो है कालू ताल और चमन ताल नामक तालाब, इसे यानी इसके जो महल था उसके 2 तालाब थे। कौन कौन? तो कालू ताल और चमन ताल।
तालाब स्थित थे। और विसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूर तानाशाह कहा। विसेंट स्मिथ ने विंसेंट स्मिथ ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? तो क्रूर तानाशाह क्रूर तानाशाह कहा। जिसके राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण हो गया था। जबकि ह्वेल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जन कल्याणकारी था। क्या था? जन कल्याणकारी, यानी ये जनता के बारे में बहुत सोचता था, जनता कल्याण के बारे में, अच्छा के बारे में सोचता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो मैसूर में हुई। कहाँ पर? तो चंद्रगिरी पर्वत पर। और सलेखना विधि क्या है? तो सलेखना विधि में खाना त्याग देने से जो मृत्यु हो जाती है। और जैन धर्म मानने वाला था वो, लास्ट तक जैन धर्म ही रहा, लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति जो है वो क्या रहा? वो सहिष्णु रहा, या इंटॉलरेंस रहा। चंद्रगुप्त के समय जो 12 वर्ष ये दुर्भिक्ष पड़ा, और चंद्रगुप्त में जैन धर्म ग्रहण करने के बाद दक्षिण में जाकर तप करने का उल्लेख भी मिलता है। और दक्षिण में जो है राजवली पर और परिशिष्ट पर्वन आदि से पता चलता है कि उसने अंतिम समय में इसे अपने पुत्र विदुषार के पक्ष में राजगद्दी छोड़ दिया। और जैन मुनि जो था भद्रबाहु के साथ, यानी भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित जो है श्रावण बेलगोला, जो अभी मैसूर है, वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना विधि द्वारा जो है अपने प्राण त्याग दिए, है ना। मेगास्थनीज ने और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल की तुलना जो है सूसा और एक बतना से की है, यानी उसकी बिल्डिंग का। और एरियन ने मुद्रा अक्षर में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को सुगाडंग कहा है। सुगाडंग क्या कहा है? तो सुगाडंग, ऐसे सुगाडंग कहा है, ठीक है। और विसेंट स्मिथ ने क्या कहा? विंसेंट क्रूर तानाशाह। जबकि वेल ने कहा कि जन कल्याणकारी था, काफ़ी अच्छा शासक था इसने। ओके, अब क्वेश्चन इसमें होता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ मिला था चाणक्य से? तो ये मिला था विंध्याचल क्षेत्र में, वो राजकिलम खेल जब खेल रहा था वहाँ मिला, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण का उल्लेख, पुनर्निर्माण का उल्लेख किसके नाम आता शामिल? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के बारे में उल्लेख मिला है ना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? तो जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य कहा है हम्बल ओरिजिन, ठीक है। और सेंडोकोटस नाम भी किसका है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। और जो ग्रंथ लिखा गया था मैक्रिंडल का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है ना, ओके, उसमें उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय 7 जातियों का उल्लेख किया गया। जाति कौन कौन है? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। और इस समय कहा चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मौर्य वंश के समय उसमें दास प्रथा का भाव था, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी, और सती प्रथा भी नहीं थी। हालांकि वो भारतीय जो लिखने की कला नहीं जानते थे। उसने लिखा है, इसमें लिखा गया उस ग्रंथ में, भारत में दास प्रथा का अभाव था, दास प्रथा नहीं था, गुलामी प्रथा नहीं थी, स्लेव सिस्टम नहीं थी, और भारत में सती प्रथा और पर्दा प्रथा भी नहीं था, और भारत में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। और शास्त्र रचयिता कौटिल्य है, और हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नाम जो है मिलते हैं। कौटिल्य के कौन कौन नाम थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वात्सायन, मलिनाथ, कुटल, द्रमिल, पक्षिल स्वामी, अंगुल, ये सब किसके नाम है? तो कौटिल्य का नाम है, ठीक है, ये सब कौटिल्य का नाम है। और पुराणों में कौटिल्य को द्विसजम कहा गया है। पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया है? तो इसको पुराणों में कौटिल्य को क्या कहा गया है? द्विज सर्व कौटिल्य को कहा गया पुराणों में। कौटिल्य के कितने नाम है? तो अब चाणक्य, विष्णुगुप्त है ना, वात्सायन, मलिकनाथ, कौटुल, द्रामिल, लक्षित स्वामी, पक्षिल स्वामी
और अंगुल कहा गया है। और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कितने भागों में, अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र बुक कौटिल्य ने लिखा है ना, कितने भागों में है? अधिकरणों में है तो 15 में है, और 180 प्रकरणों में है। ठीक है ना। और इसमें अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं। ठीक है। और सूत्र शैली अंतर्गत में पुरुष शैली में भी लिखा गया है इसे। और सर्वप्रथम 1905 में जो है आर शाम शास्त्री द्वारा खोजा गया। 1905 में जो है मतलब चाणक्य कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो 1905 में आर शाम शास्त्री द्वारा खोजा गया। और फिर इसका प्रकाशन जो है वो 1909 में प्रकाशित किया गया। इसको शाम शास्त्री के ग्रंथ जो है त्रावणकोर के एक ब्राह्मण ने दिया था। शाम शास्त्री को यह ग्रंथ कौन दिया था? तो त्रावणकोर के एक जो है और ब्राह्मण ने दिया था, इनको ब्राह्मण ने दिया था, है ना। अंग्रेजी का अनुवाद जॉली ने किया था। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो जॉली ने किया था। जिसकी तुलना मैकियावेली के अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया जाता है? तो मैकियावेली की जो है द प्रिंस नामक पुस्तक से की जाती है। और न तो किसी राजा का नाम है और न ही इसमें पाटलिपुत्र का वर्णन है। मात्र श्लोक से पता चलता है, एक श्लोक से, कि लेखक ने अति शीघ्र ही नंदों से मातृभूमि को मुक्ति कराया और यह राज शासन पर लिखा गया है। और दूसरा विस्तृत ग्रंथ जो है प्रथम मनुस्मृति में है ना, मनुस्मृति। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जो है कौटिल्य ने कितनी सेना बताया? पैदल सेना की जो है, पैदल सेना की कितने प्रकार बताया है? तो 6 श्रेणी बताया है, जिसका नाम है मौल यानी अस्थाई सेना, भृतक यानी अस्थाई और असतक समय लिया गया हो। दूसरा कौन सेना होगा? तो श्रेणी बल मतलब क्या है? युद्ध के आजीविका चलाने वाले। और मित्र बल, दूसरा सेना क्या है? तो मित्र बल यानी मित्र के द्वारा दिया गया सेना जो है राष्ट्र सेवा के लिए। और अमित्र बल, बंदी बनाया गया है, अमित्र बल से जो कि बंदी बनाया गया हो, अरेस्ट किया गया है तब। और तथा 8वीं बल, जंगली सेना। 8वीं बल कौन? तो ये जंगली सेना थी। ओके। और कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने क्या किया है? तो 9 प्रकार के दासों का यानी स्लेव का वर्णन किया है इसने, है ना। तो ध्वजाछत, भक्तदास, उदरदास, गृहजात, लभकृत, आत्मविक्रमी एंड अहितर एंड दंड परिणीत। और कौटिल्य ने जो है राज्य के 7 तत्व बताए हैं। ओके, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वामी, राजा, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र। और कौटिल्य ने 3 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। कौटिल्य ने 3 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं, है ना। गुप्तचर बताए हैं 3 प्रकार के, ठीक है ना। एक तो था
निश्चितार्थ। निश्चितार्थ मतलब यहाँ क्या है, तो निश्चितार्थ मतलब होता है असीमित अधिकार मुक्त, असीमित अधिकार मुक्त। दूसरा क्या है, तो परिमितार्थ। निश्चितार्थ हो गया, एक परिमितार्थ हो गया। इसका क्या है, सीमित अधिकार वाले, सीमित अधिकार, इसका अधिकार सीमित है। और शासन हाथ मात्र संदेशवाहक के रूप में 3 तरह के गुप्तचर के उसने ये किया, ठीक है ना। अब जो है कटिल के युद्ध के लिए हेमंत ऋतु को, कटिल ने युद्ध के लिए जो है, युद्ध के लिए कौन ऋतु अच्छा बताया है, तो हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को इसने अच्छा बताया है, सर्वोत्तम माना है। 3 प्रकार के युद्ध बताया गया है, प्रकाश युद्ध, आमने सामने लड़ 3, और 3 प्रकार के युद्ध भी बताया है। युद्ध कौन कौन है, तो प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध क्या है, तो आमने सामने लड़ाई लड़ा जाए, काल निश्चित समय निश्चित करके लड़ा जाए। तृष्णि युद्ध, विष औषधि धोखा या फूट डालकर लड़ना चाहे। कूट युद्ध, कूटनीति पूर्वक जो कम सेना को अधिक दिखाकर भय पैदा कर को ऐसा किया जाए। कटिल इसी के समर्थन करता है, यानी कूट युद्ध को समर्थन ज़्यादा कटिल करता है। कटिल ने विजय राजा के 3 प्रकार बताए हैं, धर्म विजय, लोभ विजय, असुर विजय। धर्म विजय है गौरव प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, लोभ विजय जो है धन भूमि के लिए किया जाता है, असुर विजय जो है भूमि द्रव्य यानी धन और स्त्री और प्राण लेने के लिए संतुष्ट होने वाला राजा कहा गया। 3 प्रकार के युद्ध भी, ठीक है। तो हम जितने भी यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से और कटिल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी से बन जाएंगे। तो आप हमारा साथ दीजिए, हेल्प कीजिए, और इस तरह मेहनत करेंगे, आपको ये सारे जो है मिलते रहेंगे। हर एग्ज़ाम में, नेट हो, बीपीएससी हो, या जो भी यूपीएससी हो, या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद है। काफ़ी आसान भाषा में हमने आपको बताया है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय ऑल ऑफ यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कराइए भी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।